सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम। अब अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो डेफिनेटली जब हम कोई भी स्कैन करते हैं या कोई टेस्ट करते हैं तो उसकी कोई इंडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हमने किस रीज़न की वजह से ये टेस्ट करना है। अगर हम सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या है, एवेल्युएशन ऑफ सीटी टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ अलाउ हाई क्वालिटी नॉन इन्वेसिव imaging of the coronary arteries in less than 10 to 15 seconds। ठीक है, कि जो आजकल के जो हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, जो हाई क्वालिटी स्कैनर्स हैं, उसकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोस कर सकते हैं जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। और टाइम उसमें कितना लगता है, मैक्सिमम जो हमारे पास टाइम आता है वो 10 to 15 सेकेंड्स आते हैं। करंट जो 64 स्लाइस हैं या फिर उससे ऊपर वाले जो स्लाइस हैं, जो के मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर्स होते हैं, वो हमारी इन रिक्वायरमेंट्स को फिल कर सकते हैं। जो इससे नीचे वाले होंगे, 64 से नीचे वाले जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए, स्पेशली सिटी कोरोनरी एंजियोस के लिए, या फिर सिटी अगर हमने हार्ट की करनी है तो हम उसके लिए 64 स्लाइस से कम वाला यूज़ नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट पेशेंट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन, ठीक है, बिफोर इमेजिंग आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स टू इमेज क्वालिटी। डेफिनेटली अगर आपने कोई भी टेस्ट करना है, कोई भी स्कैन करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएट पेशेंट की सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रिपरेशन ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक होगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छी इमेज क्वालिटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें डेवलपमेंट्स किस तरह की हुई हैं, डुअल सिटी स्लाइस। अब डुअल सोर्स में क्या होता है हमारे पास कि हम 64 एंड 1 to 8 स्लाइस MDCT, इसमें क्या होगा, लो डोज हम अचीव कर सकते हैं। लो डोज किसकी, जो कि पेशेंट ने एब्जॉर्ब करनी है ड्यूरिंग स्कैन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें एक्सीलेंट हार्ट रेट कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि हमने हार्ट रेट को नॉर्मल रखना है। डेफिनेटली जो भी आपके पास कार्डियक का पेशेंट आता है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर उसमें रिदम नहीं होगा। तो हमने जब क्वालिटी मेंटेन करनी है तो हमें उसके हार्ट रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 320 स्लाइस है, ठीक है, जिसका 16 सेंटीमीटर वाइड डिटेक्टर एरिया है, तो वो क्या करता है, अलाउ सिंगल बीट कवरेज ऑफ द हार्ट इन आइडियल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि रिक्वायर्स गुड हार्ट रेट कंट्रोल। अब डेफिनेटली चाहे आपके पास सीटी स्कैन मशीन 64 है या 320 है, अगर हार्ट रेट कंट्रोल अच्छा नहीं है तो हमारे पास इमेज क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं हो सकती। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 64 की जगह 320 स्लाइस होगी मशीन, ठीक है, जिसका 16 सेंटीमीटर वाइड डिटेक्टर एरिया है, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बीट में हम पूरा हार्ट कवर कर सकते हैं। मीन्स कि हम इतने कम टाइम में पूरा स्कैन कर सकते हैं अगर हम हार्ट का स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास डुअल एनर्जी सिटी में क्या करते हैं हम, कैल्शियम और स्टंट्स। अब कैल्शियम क्या होता है, अगर कहीं पे स्टेनोसिस हो गई है या कैल्शियम डिपॉजिट हो गया वेसल्स में, अगर हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, उसमें कितनी कैल्शियम डिपॉजिट है, ये कोई भी जो एंजियोग्राम जब हम करते हैं सिटी कोरोनरी एंजियोस का, तो उससे पहले हम कैल्शियम स्कैन करते हैं, कैल्शियम की मेजरमेंट करते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा कैल्शियम है। पेशेंट को हम कंट्रास्ट दे भी सकते हैं कि उसके वेसल्स जो पहले से कितने स्टेनोज्ड हैं, उनमें कितना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ है। तो उसकी बेस पे हम उसका नेक्स्ट कोरोनरी एंजियोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टंट्स होते हैं वो हम क्यों लगाते हैं, इस पे भी एक अलग से आपका लेक्चर होगा। ये हम स्पेशली करते हैं या फिर कैथ लैब एंजियो में या फिर ओपन हार्ट सर्जरी में, हम जो है वो पेशेंट की जो वेसल्स होती हैं उनमें स्टंट्स प्लेस करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा नैरो पोर्शन है, ठीक है, या फिर कोई थ्रोम्बस है या कहीं पे हमने कोई बाईपास करना है, तो हमने क्या करना होता है, वेसल को या तो बाईपास करना है, ठीक है, या फिर हमने कोई नैरो बहुत ज़्यादा पोर्शन है उसको ओपन करना है, तो हम वहाँ पे स्टंट एक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पाथवे बना देते हैं, स्टंट्स लगा देते हैं। तो ये हमने पहले चेक करनी है, ये हमारी क्या है, प्री पेशेंट, कि हमने पेशेंट का स्कैन करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यू रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स अलाउ डोज रिडक्शन विदाउट एक्सेसिव इंक्रीज इन इमेज नॉइज, ठीक है।
उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या करना है, हमने पेशेंट की प्रिपरेशन करवानी है, उसके बाद हमें स्कैन टेक्निक का पता होना चाहिए, फिर हमने पोस्ट प्रोसेसिंग क्या क्या करनी है, उसके बाद इमेज की इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी। अब इस स्कैन में हमें क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं कंपेयर टू कैथीटर एंजियोग्राफी, जो कि कैथ लैब एंजियो होती है, वो हम यहाँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो आपका नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट, कैथ लैब एंजियो जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें रेडिएशन हैजर्ड्स क्या है, उससे किस तरह हमने सेफ्टी मेजर्स करने हैं, तो ये हमारा सारा टॉपिक में इंक्लूड है। अब पेशेंट सिलेक्शन या प्रिपरेशन क्या होगा, सबसे पहले कि स्लो रेगुलर हार्ट रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर स्लो होगा और रेगुलर हार्ट रेट होगा तो डेफिनेटली हमारी इमेज जो क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी। वेरी ओबीस, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है या फिर क्या है अनएबल टू कोऑपरेट विद ब्रेथ होल्ड, ठीक है, और इनएबिलिटी टू कीप स्टिल, तो डेफिनेटली हम ऐसे पेशेंट का स्कैन नहीं कर सकते। कि अगर बहुत ज़्यादा ओबीस है तो उसमें क्या होगा, हम कर तो लेंगे लेकिन इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ओबीस है या फिर पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कि आप उसको कह रहे हैं सांस रोक ले तो वो नहीं रोक रहा, या फिर वो बिल्कुल सीधा स्टिल लेट नहीं सकता, तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, हमें एक अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिल सकती। उसके बाद अगर क्रोनरी कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भी हम उसका सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम नहीं कर सकते। उसके बाद बीटा ब्लॉकर एम टू स्कैन एट हार्ट। अब हम बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं, ताकि हम हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकें। अगर पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा है तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स दे के लो करते हैं, जो कि हमारे पास जो एक अच्छी रेंज है वो है कि लेस देन कितना होना चाहिए, 55 बीट्स पर मिनट के लिहाज से होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट का एक अच्छा इमेज स्कैन कर सकें, एंजियोग्राम ले सकें। तो ये हमारे पास क्या है, सारी प्रिपरेशन है कि हमने पेशेंट को स्कैन से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। इफ हार्ट रेट रिमेन्स अबव 65, ठीक है, कंसिडर रीबुकिंग एंड प्री लोडिंग बीटा ब्लॉकर, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, अगर उसका 65 से ऊपर ही हार्ट रेट है तो हम उसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं कि आप अगले दिन आ जाए, और उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक दिन पहले उसको अगर आप बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करवा दें, ताकि उसका जो एक एबनॉर्मल हार्ट रेट था वो एक नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो फिर हम उसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर है, आपका स्कैन अच्छा हो सके। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने इंडिकेशंस में क्या लेना है। अब अप्रोप्रिएट के जो एग्जैक्टली इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हमने सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम करना है, सबसे पहले हमारे पास होता है चेस्ट पेन की हमने इवेल्युएशन करनी है, ठीक है, कि वो अगर पेशेंट को काफ़ी टाइम से चेस्ट पेन है, ठीक है, तो अब उसमें कोई और ऐसी एसोसिएटेड डिजीज नहीं है, और इसी चीज़ से हमें क्या लग रहा है कि उसको कार्डिक प्रॉब्लम है, तो फिर हम पेशेंट की सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम करेंगे। अब नॉर्मल जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आरसीए लिखा हुआ है जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, आरसीए राइट कोरोनरी। अब अगर हम कोरोनरीज की बात करें तो ये कहाँ से निकलती हैं, एओर्टा की रूट से। जब एओर्टा निकलती है, ठीक है, एओर्टिक वेल्व के बाद एओर्टा जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले कोरोनरीज निकलती है, एक राइट निकलती है और एक लेफ्ट निकलती है, ठीक है। तो राइट जो होती है वो छोटी होती है और उसकी बहुत ज़्यादा मेजर ब्रांचेज नहीं होती, और उसने हार्ट के थोड़े पोर्शन को सप्लाई करना होता है। जो लेफ्ट होती है वो बड़ी मेजर आर्टरी होती है और उसने हार्ट के ऑलमोस्ट 70 to 80% पोर्शन को सप्लाई करना होता है, और उसकी बड़ी बड़ी आगे ब्रांचेस भी निकलती हैं। अब अगर हम देखें तो जो लेफ्ट होती है वो जैसे ही निकलती है और उसके फौरन बाद वो डिवाइड हो जाती है। अब ये जो एल ए डी है ये क्या है, लेफ्ट। अब यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट साइड आएगी, ठीक है, एल जो है वो लेफ्ट होगी, जहाँ राइट होगा वो आर जो होगा वो राइट साइड होगी। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट की मेन आपको थोड़ी सी बिल्कुल मिलती है, उसके बाद वो दो में डिवाइड हो जाती है। ये मेन है लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक फ्रंट साइड पे आती है, ये आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो फ्रंट साइड पे आती है, एंटीरियर साइड पे आती है, और वो एंटीरियर साइड पे नीचे की तरफ डिसेंड हो जाती है लेफ्ट। यहाँ पे मेन है, लेफ्ट मेन है ये, उसके बाद ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, और जो सर्कमफ्लेक्स होती है वो पीछे की तरफ जाती है, ये सर्कमफ्लेक्स है, ये पीछे की तरफ जाती है, और फिर वो वहां से हार्ट के लेफ्ट वाले साइड को सप्लाई करती है, ठीक है। और इनके आगे फिर और भी ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी, तो वो इस तरह डिफरेंट हार्ट के मेजर पोर्शंस को सप्लाई करती हैं।
तो आपके पास पेन जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो दो होती हैं, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने चेस्ट पेन की इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। अगर पेशेंट का पहले कोई स्ट्रेस इमेजिंग हुआ है या कोई स्ट्रेस टेस्ट हुआ है जिसमें आपके पास इको भी हो सकती है, स्ट्रेस इको भी हम करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हम न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट भी करते हैं। स्ट्रेस में क्या करते हैं कि हमने एक होता है कि एक नॉर्मल पेशेंट है वो नॉर्मली हम उसको मतलब सांस का लेने में मसला है या उसका सांस उखड़ता है, एक वो चीज़ होती है। एक होता है कि आपको वो पेशेंट आके कहता है कि जब मैं भागता हूँ या थोड़ा सा तेज चलता हूँ या मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरा बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, मुझे सांस नहीं आता, सांस लेने में मुझे रुकावट फील होती है या मुझे सीने में तब दर्द होता है, चेस्ट पेन होती है। तो ये होता है स्ट्रेस। अब हमने टेस्ट जब स्ट्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले एक्सरसाइज करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि ताकि उसका जो हार्ट रेट है वो उसी फॉर्म में आए जैसे वो कहता है कि अगर मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ या मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे चेस्ट पेन होती है या मुझे सांस लेने में मसला होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तो वो कंडीशन क्या है हम पेशेंट से तब अचीव करवाते हैं और तब फिर हम उसकी इको करेंगे या न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट है तब वो करना है या फिर आपने कोई भी अदर टेस्ट ये होती है स्ट्रेस इमेजिंग। या तो हम पेशेंट को एक्सरसाइज से वो चीज अचीव करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो तब हम टेस्ट करते हैं, ये होती है स्ट्रेस इमेजिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, चेस्ट पेन एवेल्युएशन करनी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम इस कंडीशन में पेशेंट का सिटी एंजियोग्राम कर सकते हैं, ये इंडिकेशंस है। उसके बाद हम क्या करते हैं evaluation of chest pain if intermediate pre-test probability with no ECG changes, ठीक है, and cardiac enzyme elevation। अगर ईसीजी में आपके पास कोई इतनी खास चेंजेस नहीं आ रही लेकिन जो कार्डिक एंजाइम है उनमें एलिवेशन आ रही है और पेशेंट को चेस्ट पेन की कंप्लेन है, तो फिर कि पेशेंट को चेस्ट पेन है लेकिन ईसीजी नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, तो भी उसमें प्रोबेबिलिटी तो है कि पेशेंट को डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे भी सीटी कोरोनरी एंजियो कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइट एलएडी स्टेनोसिस। अब एलएडी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है जो कि लेफ्ट मेन आर्टरी से फौरन निकलती है और आगे आगे हमें नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास एलएडी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाइट कुछ पोर्शंस ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नैरो पोर्शन है एज कम्पेयर टू उसके पीछे वाले पोर्शन के, तो ये स्टीनोसिस है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या है, सीटी का इमेज है, कोरोनरी एंजियोग्राम जब हम करते हैं पेशेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास इमेज, तो इसमें क्या है कि ये पोर्शन जो है वो स्टीनोसिस हुई हुई है, ठीक है। तो इस चीज को असेस करने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राम्स करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलिवेशन ऑफ सस्पेक्टेड कोरोनरी अनोमलीज के पेशेंट में कोई कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज हैं या कोई अनोमलीज हैं तो उनको हमने अगर एवेलुएट करना है तो हम उसके लिए भी सीटी एंजियोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेफ्ट मेन जो है वो अराइज कर रही है किससे, फ्रॉम आरसीए। अब लेफ्ट मेन जो है वो डेफिनेटली एक अलग आर्टरी होती है और आरसीए जो होती है वो अलग होती है और वो दोनों अलग अलग साइड से निकलती हैं, एओर्टा से निकलती हैं दोनों अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पेशेंट में अनोमली है, ठीक है, और क्या हुआ है कि आरसीए निकली और आरसीए से आगे लेफ्ट मेन निकली है और लेफ्ट मेन फिर आगे जाके डिवाइड होगी, तो ये एक अनोमली है। इस चीज को एवेलुएट करने के लिए भी हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करते हैं, ठीक है। अब अगर ये साइड यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इंटीरियर साइड है, ये यहाँ पे हार्ट की पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं एवेलुएशन ऑफ CAD coronary artery disease in new onset of heart failure। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें CAD की क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है, उस चीज को एवेलुएट करने के लिए भी हम सीटी कोरोनरी एंजियो करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ बोथ कोरोनरी एंड ग्रेट वेसल्स। अब ग्रेट वेसल्स में हमारे पास क्या आता है, पल्मोनरी वेसल्स आती हैं और एओर्टा आता है, कि हमने कोरोनरीज और पल्मोनरी जो वेसल्स है या फिर एओर्टे जो एओर्टा होती है उसको अगर हमने स्ट्रेस करना है, ठीक है, या फिर हमने कार्डिक चैम्बर्स को हमने देखना है या वॉल्स को हमने देखना है तो हम वहां पे भी क्या करते हैं, सीटी एंजियोग्राम करते हैं, ये कोरोनरी एंजियो करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन,
ठीक है, फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अब यहाँ ट्रांसपोजिशन का ये मतलब होता है कि वो अपनी पोजिशन की जगह दूसरी की उसने ली हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहां से एओर्टा निकलनी थी वहां से पल्मोनरी निकली हुई है, और जहां से पल्मोनरी निकलनी थी वहां से एओर्टा निकली है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हार्ट है हमारे पास, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, LPV, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, RPV क्या है, राइट पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा इमेज है, सीटी पे। जब हम कंट्रास्ट के साथ हम पेशेंट का स्कैन करते हैं तो हमें इस तरह से अलग अलग चैम्बर्स नजर आते हैं, और इसमें ये जो सारा आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये सारा कंट्रास्ट है, क्योंकि हमने पेशेंट को आइडोनेटेड कंट्रास्ट दिया। अगर आप कंट्रास्ट के बगैर करेंगे तो आपको हार्ट जो है वो सारा ग्रे नजर आता होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो ग्रे नजर आता है, आपको इस तरह व्हाइट नजर नहीं आएगा। जब हमने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया हुआ है तो फिर आपको इस तरह से व्हाइट नजर आता है, और आपको ये सारी आगे वेसल्स नजर आती हैं। ये वेसल्स आपको कंट्रास्ट के बगैर इस तरह से डेफिनेट नजर नहीं आती, ये जिस तरह से अभी नजर आ रही। ये सीटी का इमेज होता है जिसमें हमने क्या है, हार्ट को फोकस किया हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं एवेल्युएशन ऑफ पल्मोनरी वेन एनाटमी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास क्या है, एक साइड पे राइट पल्मोनरी वेन है, दूसरी साइड पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, और उसकी आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो हम इनकी एवेल्युएशन के लिए भी सीटी एंजियोग्राम करते हैं। अब इनमें कोई स्टेनोसिस है या कोई थ्रोम्बस है, किसी जगह पे कोई नर्विंग है, तो हम यहाँ से उसको असेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास पीछे वाला अगर इमेज हम बात करें तो वो हमारे पास 2D इमेज था, ये आपके पास 3D इमेज होता है जिसमें हार्ट हमें 3D व्यू से हम हर साइड से उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कोरोनरी वेन मैपिंग। ठीक है, अब कोरोनरी वेन मैपिंग हमने क्यों करनी है, किससे, बिफोर प्लेसमेंट ऑफ बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर्स। पेसमेकर्स क्या होते हैं कि हमने आर्टिफिशियल पेशेंट को, फॉर एग्जांपल उसका हार्ट फेलियर का पेशेंट है या कोई ऐसी डिजीज है कि उसका जो हार्ट है वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, पेसमेकर्स लगा देते हैं। ठीक है, पेसमेकर ने क्या करना होता है कि उसको दोबारा से फंक्शन, जो डिसफंक्शन हुआ है उसको दोबारा से फंक्शनल करवाना है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपनी हेल्दी रूटीन में वापस आ सके। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि समझो एक आर्टिफिशियल हार्ट प्लेस कर देते हैं, पेसमेकर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब उससे पहले, अब अगर हमने पेसमेकर लगाना है तो उससे पहले हम वेन मैपिंग करेंगे, मैप बनाते हैं पूरा कि कहाँ कहाँ पे नॉर्मल है, कहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सारी वेन मैपिंग होगी। ठीक है, वो भी हम सीटी कोरोनरी एंजियो से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रास्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूरा आपके पास वेसल्स का रोड मैप बन जाता है कि कौन सी वेसल कहाँ से निकली है, उसने कहाँ ड्रेन किया है, उसमें कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, कहाँ स्टेनोसिस था, कहाँ पे थ्रोम्बस था, कहाँ पे कोई एम्बोल आई है। तो वो जो सारी मैपिंग है वो हम इस काम से पहले, पेसमेकर प्लेस करने से पहले हम एंजियोग्राम करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं रिपीट कैबेज, इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड कोरोनरी आर्टरी मैपिंग। ठीक है, ये बाईपास ग्राफ्ट होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेनोसिस था कि वहां पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, और वो ओपन नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको पीछे एक दिखाया था एलएडी में स्टेनोसिस है, लेकिन वो सीवियर स्टेनोसिस नहीं थी, उससे आगे जो है हमें वेसल ट्रेस हो रही थी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोर्शन उसका ओपन था जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वहां से पास हो रहा था। लेकिन अगर किसी जगह ऐसी स्टेनोसिस हो कि उससे आगे वाली जो वेसल्स है वो बिल्कुल हमें नजर ही नहीं आ रही है, वो बंद है, वहां से कोई पैसेज नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको बाईपास कर देंगे उस पोर्शन को। ठीक है, वो ठीक भी नहीं हो सकता, ना हम उसको ओपन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको बाईपास कर देंगे। ठीक है, जब बाईपास करेंगे तो हम जो पोर्शन ओपन होगा पीछे वाला, वहां से लेके अगले पोर्शन जहाँ पे ठीक है वहां तक उसको ग्राफ्ट लगा देंगे, एक एक्स्ट्रा वेसल अटैच करवा देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपेज। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने क्या करना होता है, कोरोनरी एंजियोग्राम करना है, पूरा रोड मैप देखना होता है, और उसके बाद भी कि जब हम कैबेज कर लेते हैं, ठीक है, जब आपने
पेशेंट का बाईपास कर लिया है तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे, अपना रोड मैप बनाएंगे। जो कोरोनरी आर्टरी जो सारी मैपिंग होती है वो हम देखते हैं कि अब जो हमने बाईपास लगाया वो कितना वर्किंग में है। ठीक है, तो ये चीजें देखने के लिए भी हम एंजियोग्राम करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टेक्निकली डिफिकल्ट और लिमिटेड इमेजेस फ्रॉम अ इकोकार्डियोग्राम और एमआरआई इन पर्टिकुलर रिलेटिंग टू कार्डिक मैसेज, जिसमें आपके पास ट्यूमर्स या फिर थ्रोम्बस आ जाते हैं। एंड एवेल्युएशन ऑफ पेरिकार्डियल कंडीशंस, कि अगर वो ऐसे पेशेंट्स या इमेजेस जो कि इकोकार्डियोग्राम पे हम नहीं ले सकते या फिर हम एमआरआई से नहीं देख सकते, तो उनको असेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, एवेल्युएशन ऑफ पेरिकार्डियल कंडीशंस, जिसमें मैस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पोस्ट कार्डिक सर्जरीज हो सकती हैं। तो ये सारी भी इंडिकेशंस है हमारे पास एंजियोग्राम के लिए। उसके बाद हम कहते हैं प्री ऑपरेटिव कोरोनरी असेसमेंट। डेफिनेटली कोई भी अगर सर्जरी करनी है, ठीक है, चाहे वो नॉन कोरोनरी है या फिर कोरोनरी सर्जरी है, ठीक है, या कार्डिक सर्जरी, नॉन कोरोनरी कार्डिक सर्जरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोरोनरीज की है या नहीं है। ठीक है, कोरोनरीज ठीक है, कार्डिक कोई सर्जरी है तो भी हम सर्जरी से पहले कोरोनरी एंजियोग्राम करवाएंगे कि इसकी जो जिस पोर्शन की हमने जिस चैम्बर की हमने जिस वेल का कोई प्रॉब्लम है वहां हमने सर्जरी करनी है, तो उस एरिया को जो कोरोनरी सप्लाई कर रही है वो कैसी है, उसकी असेसमेंट कैसी है। तो डेफिनेटली हम प्री ऑपरेटिव कोरोनरी असेसमेंट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर मोर देन 50% और हाईली कैल्सिफाइड अगर प्लैक होगा, ठीक है, दैट, अब अगर किसी जगह पे कोई प्लैक है या कैल्सिफिकेशन है या क्लूजन है, ठीक है, इस बात को हमने याद रखना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्टीनोसिस होगी। अब उस स्टीनोसिस की सिवियरिटी को हमने चेक करना है। ठीक है, अगर स्टीनोसिस ज्यादा सीवियर है तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमने इन्वेसिव सर्जरी करनी है, ठीक है, या हमने कोई मेजर सर्जरी करनी है, तो क्या ये पेशेंट इतना हेल्दी है कि इस चीज को बियर कर सके, इसकी जो वेसल है उसमें जो स्टीनोसिस है वो कितनी है। अगर मोर देन 50% है तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि हम ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट की क्या मतलब उसकी ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए। तो इस चीज को असेस करने के लिए भी हम पहले पेशेंट की एंजियोग्राम करवाएंगे कि अगर वहां पे कोई स्टीनोसिस है, कोई कैल्सिफिकेशन है, कोई प्लैक है, कोई थ्रोम्बस है, तो उसकी वजह से स्टीनोसिस कितना सीवियर है, पेशेंट की जो वॉल है वो कितनी जो वेसल है वो कितनी बंद है और कितनी ओपन है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कार्डिक अगर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है तो उसको फॉलो अप हम करने के लिए डेफिनेटली इंडिकेशन एक होगी कि हम उसका सीटी एंजियोग्राम करवाते हैं कि पेशेंट में ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनअप्रोप्रिएट इंडिकेशंस में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन हमें जो पिछले इसके टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ है, ये इको हुई है, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सरे हुआ है, उनमें ऐसी कंडीशंस हमें नजर आ रही हैं कि पेशेंट की सीटी एंजियो होगी लेकिन पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक है, मीन्स के सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ये भी पेशेंट की इंडिकेशन हो सकती है लेकिन ये डेफिनेट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाई प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी इंक्लूडिंग पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, कि अगर स्ट्रेस टेस्ट जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वहां पे भी हमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करना पड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव कार्डिक एंजाइम और एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी, तो ये भी एक इंडिकेशन होगी कि हमने सीटी एंजियोग्राम करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंस्टेंट एलिवेशन, स्पेशली स्टंट्स की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि सीटी एंजियोग्राम हमें करना पड़ सकता है। उसके बाद स्पेशल कुछ कंडीशंस हैं जब हमने पेशेंट में क्या है कोरोनरी स्टंट्स लगाए हुए। अब हमारे पास क्या है, कोर 64 ट्रायल। अच्छा चलिए इस चीज को रहने दें, ये मैं बाद में आपको करवाती हूँ, ये आपको समझ नहीं अभी आना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट है। ठीक है, ग्राफ्ट का मैंने आपको पीछे बताया था कि हम बाईपास में क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे कोई अक्लूजन हो गई है या स्टीनोसिस इस तरह से हो गई है कि वो एरिया जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, और उसको हम ओपन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि उस एरिया को, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरिया जो है वो यहाँ से बिल्कुल आगे हमें नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे आर्टरी जो है वो यहाँ पे आके बिल्कुल बंद हो गया और आगे हमें ट्रेस नहीं हो रही। ठीक है,
जब ये यहाँ से आगे ट्रेस नहीं हो रही तो डेफिनेटली इस पोर्शन में क्या है कि कोई कैल्सिफिकेशन है, कोई थ्रोम्बस है या कोई प्लैक है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्लूजन हो गई है, स्टीनोसिस हो गई है। अब अगर ये ओपन नहीं हम कर सकते, ठीक है, या इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो पीछे वाला पोर्शन है जहाँ पे वेसल जो बिल्कुल ठीक है, वहां से हम एक वेसल लेके अटैच कराएंगे और उसको अगला पोर्शन जहाँ पे हमें लग रहा है कि वेसल ये वाली ठीक है, यहाँ तक दरमियान में इतना पोर्शन था वो खराब है, ठीक है, इतना अगर पोर्शन खराब है तो हम यहाँ से एक बाईपास लेंगे और उसको यहाँ नेक्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे। तो फिर इस पोर्शन को हम बाईपास कर देंगे जो कि अक्लूडेड था या स्टिनोसिस थी जिसमें, तो उसको हम बाईपास कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, ये पूरी वेसल जो इंटैक्ट हो जाएगी और अगला जो इसके ब्रांचेस आएंगे या पोर्शन आएंगे या जो चैम्बर्स आ रहे हैं उनको वो सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। और इस ये करने से पहले भी हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम करवाते हैं और उसके बाद भी हम करते हैं, और इवन फॉलो अप पे भी हम पेशेंट्स को रखते हैं कि 6 मंथ या साल के बाद वो दोबारा से आके टेस्ट करवाते हैं कि उनकी जो बाईपास सर्जरी हुई थी वो कितनी सक्सेसफुल है, उसमें दोबारा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। ये होता है बाईपास ग्राफ्ट। उसके बाद हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इसकी कितनी है। नॉन डायग्नोस्टिक स्कैन्स में ओवर लार्ज सीरीज अबाउट 5% विल हैव एट लीस्ट वन सेगमेंट नॉन डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब कॉमन कल्प्रिट्स आ जाते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट आ जाती है, या फिर हाई कैल्शियम स्कोर आ जाता है, ठीक है, या फिर ओबीस पेशेंट है कि हम अगर हार्ट रेट इरेगुलर है, हाई कैल्शियम स्कोर है, बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट है। कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं कि वो कुछ लोग जैसे कहते होते हैं कि नहीं टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये जो दवाई लगाते हैं वो सही नहीं होती, इस तरह की जो बातें होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हम हमारी जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है उस पर इफेक्ट आता है। वो ठीक मतलब अगर हाई कैल्शियम स्कोर है डेफिनेटली हम पेशेंट का अगर टेस्ट करेंगे भी तो उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट में एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इरेगुलर हार्ट रेट है, हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी जो एक्यूरेसी होगी टेस्ट की वो सही नहीं होगी। उसके बाद हम कहते हैं प्लैक करेक्टराइजेशन। सीटी में हम क्या करते हैं कि कैल्सिफाइड है या फिर नॉन कैल्सिफाइड। अगर प्लैक्स कहीं पड़ा हुआ है, कोई थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, तो उसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे आपस में कि ये कैल्सिफाइड है या फिर नॉन कैल्सिफाइड है, ठीक है। नॉट करंटली एबल टू डिस्टिंग्विश लिपिड रिच और फाइब्रस प्लैक, ठीक है। सिर्फ हम कैल्सिफाइड नॉन कैल्सिफाइड को प्लैक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लिपिड रिच है या फाइब्रस प्लैक्स है या फिर अल्सरेशन या इरोजन के हैं तो उनको हम आपस में डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट करंटली सीटी पे नहीं कर सकते, उनको हम करेक्टराइज नहीं कर सकते, ये अभी इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर और डिफरेंट टाइप के प्लैक्स हैं तो हम उनको भी आपस में डिफ्रेंशिएट। अब कैल्सिफाइड या नॉन कैल्सिफाइड को तो हम इसलिए कर सकते हैं ना कि कैल्सिफिकेशन है, कहीं पे स्टोन है, तो डेफिनेटली उसको हम डेंसिटी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सीटी नंबर के लिहाज से कर सकते हैं। अब लिपिड या फाइबरस है या अल्सरेशन है या इरोजन है, तो इनमें जो सीटी नंबर का डिफरेंस आता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, उनकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कैल्सिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ प्लैक हीलिंग, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि प्लैक्स टू बी डिस्क्राइब्ड एज कैल्सिफिक, नॉन कैल्सिफिक और मिक्स्ड, के प्लैक्स जो कैल्सिफिक भी हो सकते हैं, नॉन भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फाइब्रस या लिपिड रिच होंगे, या फिर मिक्स्ड भी हो सकते हैं कि कैल्सिफिक भी है और आपके पास और इस पे मटेरियल भी है। ये प्लैक्स की करेक्टराइजेशन है कि हमने उसको देखना, लेकिन हम सिर्फ कैल्सिफाइड और नॉन कैल्सिफाइड को करेक्टराइज कर सकते हैं, बाकी हम कोई भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम कहते हैं सीटी सीए वर्सेस इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब सीटी सीए जो होता है ये है सीटी जो कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम है, और इन्वेसिव में हम जो कैथ लैब एंजियोग्राम की बात करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इन्वेसिव होती है। सीटी जो होता है ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। अब इनको अगर हम देखें, विजुलाइज वॉल मोशन इन एडिशन टू ल्यूमेन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि आईसीए इन्वेसिव जो हमारे पास कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है मे नॉट डिटेक्ट पॉजिटिव रिमॉडलिंग एंड अंडर एस्टिमेट प्लैक बर्डन, कि ये जो वॉल मोशन होती है ये हमें सीटीसीए में मिलती है, इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी में नहीं मिलती, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो प्लैक का जो हमारे पास मतलब वो आप ये कह लें कि करेक्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं,
ठीक है, कि किस टाइप का है, वो भी हम इसमें कर रहे हैं, किसमें, CTCA में। इन्वेसिव जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है या एंजियोग्राम्स हैं, जो कि अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपके नेक्स्ट ये सब्जेक्ट आना है, कैथ लैब एंजियो जिसको हम कहते हैं, ये हम उसमें नहीं कर सकते। दोनों में हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। सीटी क्या करते हैं, एक इन्वेसिव है एक नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। इन्वेसिव इसलिए है क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि असेस करते हैं, और हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट आपके पास कैथीटर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, किसी एक आर्टरी या वेन के थ्रू हार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। हार्ट को हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो इसलिए वो इन्वेसिव होती है। सीटी में हम क्या करते हैं कि हम एक्सरे मशीन से इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके इमेज बना लेते हैं। वहां पे भी हम फ्लोरो यूज करते हैं, फ्लोरो से हम देखते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली जो है हार्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, कि हम वहां पे क्या करते हैं, कैथीटर होता है जो कि आप ये कह लें कि रॉड लाइक होता है, ठीक है। आप उसके थ्रू पूरा हार्ट तक जाते हैं, उसके जो भी चैम्बर है उस चैम्बर तक भी हम असेस करते हैं, तो इसलिए हम उसको इन्वेसिव कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन अगर हमने करनी हो किसकी, स्टेनोसिस की, तो इसमें क्या करते हैं, सीटी टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट स्टेनोसिस वर्सेस आईसीए। अगर हम आईसीए के लिए हाथ से देखें तो सीटी में हम थोड़ा सा स्टेनोसिस को क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। आईसीए वही है, इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राम, ठीक है, जो कि हम कैथ लैब एंजियो की बात करते हैं। 3 mm अगर वेसल है, जस्ट अलाउ सीटी टू क्वांटिफाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें लेस देन 25% या फिर 25 से 50%, या फिर हम 50 से 69 और 70, ये हमने क्या किया है कि पोर्शंस बना दिए, उसकी रेंज बना दी है कि ये इतने परसेंट जो है वो अक्लूडेड है, ठीक है। कि लेस देन 25% अक्लूडेड है, या 25 से 50% है, या 50 से 69 है, या फिर 70 से 99 है। ये हमने उसको डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया है कि इतना उसका पोर्शन जो है वो अक्लूडेड है, इतनी इसमें स्टेनोसिस है। उसकी बेस पे हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से हम उसको डिग्रीज दे देते हैं। सब टोटल अक्लूजन कैन नॉट बी, अब हमारे पास सब टोटल अगर अक्लूजन है तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द टोटल अक्लूजन। सब टोटल के उसका कुछ पोर्शन अक्लूडेड है, ठीक है, स्टेनोसिस है कुछ पोर्शन में, या फिर हम कहते हैं कि टोटल अक्लूजन कि वो फुली स्टेनोस्ड है या फिर अक्लूडेड है, ठीक है। फॉर सेम रीजन ऑन सीटी रेजोल्यूशन ऑफ 0.6 mm। अब ये वाली जो चीज है कि हम स्टेनोसिस को ओवर एस्टिमेट करते हैं आईसीए के लिहाज से अगर हम देखें, ठीक है। अब इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो डेफिनेटली उससे कम होती है। अगर हम इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राम की बात करें तो सीटी की जो रेजोल्यूशन है वो उससे कम होती है। इसी वजह से हम ये क्या करते हैं कि इसमें इतना ज्यादा स्टेनोसिस को डिफरेंशिएट या क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इसको डिग्रीज के लिहाज से देखें कि ये माइल्ड है या मॉडरेट स्टेनोसिस है, या फिर कितनी सीवियर स्टेनोसिस है, या कितने परसेंट है। अगर 100 में से हम देखें तो वो हम इसमें ज्यादा अच्छे से क्वांटिफाई नहीं कर सकते जितनी हम इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस आज का तकरीबन आपका ये काफ़ी है।